देख बच्चा, सर्कल से शुरू करते हैं। पहले सर्कल्स का इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा, सर्कल्स के बाद फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे हम पहुँच जाएंगे। हमारे पास सर्कल्स के बारे में ऑलरेडी हमें पता है, 9th क्लास में भी हमने किया हुआ है, छोटी क्लासेस में भी हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल एक ऐसा फिगर जो कि जिसका एक पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर को ही ना हम लोकस भी कहते हैं। लोकस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हर जिस मर्जी तरफ चले जाओ, अगर मैं एक सेम डिस्टेंस पकड़ के यहाँ से एक सेम डिस्टेंस पकड़ के जहाँ मर्जी मूव करूँ तो एक वो हमें एग्जैक्ट एक फिगर दे देगा, तो उसे हम लोकस कहते हैं। लोकस इस केस में यहाँ पे आ गया सेंटर। तो ये जितने भी ये डिस्टेंस आएंगे वो सारे हर तरफ सेम होने चाहिए, इनको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और एक लाइन जो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे सर्कल के, इसको हम क्या कह देते हैं बच्चा, कॉर्ड। ठीक है। अगर सर्कल के अंदर एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होके जा रहा है, ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होके जा रहा है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो सकता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है। और जो डायामीटर होगा वो किसके बराबर होगा, d इज इक्वल टू 2r के इक्वल। क्लियर है, ये सिंपल सी चीज़ है। कॉर्ड हमारे पास पता चल गया, डायमीटर हमें पता चल गया। अब एक जो लाइन होगी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, इसको क्या कहते हैं हम, टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट, जो सर्कल को सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी। ये हमारे पास टेंजेंट आ गया, डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया, ये ठीक है। अब अगर हमारे पास किसी सर्कल के अंदर हम कोई एक सर्टेन पार्ट की बात करें, मान लो हमने यहाँ से ए और बी इसकी बात करी, तो ये जो पार्ट है सर्कल का, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, आर्क। ठीक है। ये छोटा है क्योंकि ये आर्क तो इधर से भी हो सकता था, तो एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट का कहीं रैंडम नाम लिख लिया मैंने एम, तो ये वाला जो पार्ट आएगा इस आर्क का नाम रख लेंगे ए एम बी। ठीक है। ये वाला जो पार्ट आएगा उसका नाम रख लिया मैंने ए बी, और ये छोटा था तो इसको हम क्या कह देंगे, माइनर आर्क। जो बड़े वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। डन है। अब आर्क निकालने से पहले हमारे पास अगर जब सर्कल था पूरा, उस सर्कल की पेरीमीटर की बात करें, सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होती है, मान लो इसका नाम हम एल रख लेते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क जो निकलेगी, एल क्या निकलेगी हमारे पास, ये जो आर्क है ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ये जो आर्क है वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा, उस एंगल को रेफरेंस लेकर θ/360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। θ/360 इंटू 2 पाई आर, सीधा ये यूनिटरी मेथड से निकल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। लेकिन अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अब इस पूरे पार्ट का, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेक्टर। सेक्टर छोटा पार्ट है माइनर सेक्टर, पूरा बड़ा बाहर वाला ये वाला पार्ट होता तो हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। तो अब सेक्टर का अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डन है। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। डन है। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या आती है, कुछ ना ये करने से पहले अब इनके साथ में कुछ 9th क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी ना, थोड़ी बहुत उनको रिकैप करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड बना दिया ये, एक कॉर्ड बना दिया ये, और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। अगर दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही होंगे। दोनों अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर ये ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो ये θ1 और θ2 भी इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। दूसरा, अगर ये हमारे दो कॉर्ड्स हैं और ये इक्वल हैं, तो ये सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। जो ये डिस्टेंस रहेगा ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर हमारे पास ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो हमारे पास ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। क्लियर है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। डन है। और इसके अलावा हमने 9th क्लास में और क्या पढ़ा है कि हमारे पास अगर ये एक आर्क है, यहाँ से एक एंगल बनता है सेंटर पे, एंगल बनता है सेंटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये एंगल
किसी और पार्ट का हमेशा डबल होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ थीटा मान लेते हैं फिलहाल, या एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना बनेगा हमेशा 2x। और अगर इन्हीं दो पॉइंट से, इसी मतलब सेम आर्क या सेम कॉर्ड से सर्कल के किसी और पॉइंट पर कोई एंगल बनेगा, तो ये एंगल हमेशा सेम होंगे। एंगल्स ऑन द सेम कॉर्ड, ऑन द सेम आर्क, या इन द सेम सेगमेंट कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो सेंटर पे अगर एंगल बनेगा तो वो डबल होगा, पूरे सर्कल पे किसी भी पार्ट पे बनेगा तो वो हमारा सीधा सा सेम एंगल बनेगा। डन है ये वाली बात। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने 9th क्लास में करी हैं। इसके अलावा और क्या किया था हमने, अगर मेरे पास सेंटर से कॉर्ड पर, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास आ गया कॉर्ड, सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे और वो परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा इसे बाइसेक्ट भी करेगी। ये भी एक थ्योरम थी। अब एक थ्योरम हम बनाते हैं टेंजेंट के लिए। अगर मैं सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट बना देता हूँ सर्कल पे, ऐसा कुछ हमने टेंजेंट बना दिए, ये जैसे टच करके निकले, ये टेंजेंट बन गए। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं P, ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। तो P और P भी हमेशा इक्वल होंगे। ये समझ में आया? टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ये क्लियर है? ये कुछ मैंने सर्कल्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, ठीक है। सर्कल की ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमने कर ली है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ही कर ली है। उसके अंदर जैसा एक होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रहती है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब इन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 होना चाहिए। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, एक चीज़ रह गई थी जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट। जैसे यहाँ से देखो ये पॉइंट है ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, हमारे पास कॉर्ड आ गई है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये है हमारे पास सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है, छोटा है, ऊपर होता तो मेजर सेगमेंट हो जाता। अब यहाँ से एक जो हमने लाइन ज्वाइन करी है ये वाली, यहाँ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा कि नहीं? तो हमारे पास इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकलेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा कि नहीं? ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, मान लो OAB। अब कहानी आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे। देखो रेडियस है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी वैल्यू गिवन होगी, रेडियस हमें गिवन है, कॉर्ड की लेंथ अगर हमारे पास गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे पता है परपेंडिकुलर आएगा तो इसे बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर आएगा इसे बाइसेक्ट करेगा। जो कॉर्ड की लेंथ थी L, वो तो यानी कि L/2 हो जाएगी। तो मैं पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकता हूँ कि नहीं? निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा ये। अगर मेरे पास ये हाइट आ गई है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, और एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा वो θ/360 इंटू πr² से निकाल लेंगे। और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो माइनस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आएगा। अब प्रॉब्लम शुरू होगी अगर हमारे पास कॉर्ड की लेंथ ना दे रखी हो या हमारे पास रेडियस ना दे रखा हो, कोई एक चीज़ मिसिंग हो, तो उसमें हमारे पास पक्का एंगल गिवन होगा। तो ऐसे में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। ट्रिग्नो का कैसे यूज़ करेंगे, मान लो हमारे पास सिर्फ यहाँ रेडियस गिवन था, रेडियस की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 5 सेंटीमीटर है, लेट अस अज्यूम 5 सेंटीमीटर है। तो और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फिगर में फिर से थोड़ा साफ बना देता हूँ, देखो ज़रा कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पकड़ते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। रेडियस हमारे पास मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, लेट अस अज्यूम 10 है। कॉर्ड की लेंथ हमें गिवन नहीं है, इन्होंने बोला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो ये, ठीक है। तो वैसे तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकल गया, सीधी का बात है। रेडियस हमारे पास 10 आ गया, 2 पार्ट खत्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। इसका एरिया कितना निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पूरा एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकलेगा, OAMB, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकलेगा 90/360
इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा कि नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ 90 ना होता, अगर यहाँ पर 90 ना होता और 90 की जगह अगर हमारे पास 60 डिग्री हो जाता, लेट अस अज्यूम यहाँ पर अगर 60 डिग्री होता और अब 10 है, अगर ये 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री के हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट सारा खत्म हो गया। अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड पर। अब ये जो परपेंडिकुलर आएगा ना, ये कॉर्ड को तो बाइसेक्ट कर रहा है पर साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता हुआ आएगा। तो ये जो 60 है ये कितना बन जाएगा 30। रेडियस हमारे पास गिवन है, एंगल हमारे पास गिवन है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा लूँ ट्रिग्नो, समझ में आई है। जैसे इसका ओ ए, इसका नाम रख लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको एम मान लेते हैं, मान लो इन ट्रायंगल ओ ए एम। मैं एक ट्रायंगल सेपरेटली बना के दिखाता हूँ, जैसे ये है ओ ए एम, यही ट्रायंगल है हमारा। ओ ए एम में यहाँ 90 डिग्री, यहाँ हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 10 है, तो 10 आ गया हाइपोटेन्यूज। ये आ गया मेरे पास बेस, जहाँ एंगल बनता है वो बेस, और उसके ऑपोजिट वाला एंगल आ गया परपेंडिकुलर। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये भी निकालना है क्योंकि ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए पूरा, तो हाइट भी मुझे चाहिए, बेस भी चाहिए। तो मैं ये अगर निकाल लूँगा साइड तो इसका डबल होके टोटल तो निकल ही जाएगा। तो अब एक बात बताओ बच्चे, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, मैं cos थीटा लगा दूँ, cos 30 इज इक्वल टू ओ एम बाई 10। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 इंटू 10 इज इक्वल टू एम। ओ एम आ गया हमारे पास। तो अगर मेरे पास ओ एम की वैल्यू आ गई मतलब हाइट निकल गई, और अगर मेरे को ए एम निकालना है, ए एम कैसे निकलेगा, साइन 30 लगा दूं, साइन 30 क्या आएगा ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ में आई है बात। तो मेरे पास ए बी जो हमने निकाला है इसके अंदर एक सेकेंड, मैंने सारा ही ओ एम आ गया हमारे पास, ये ए एम है, ए बी नहीं था यहाँ पे। साइन 30 के लिए हमारे पास क्या चाहिए था ए एम, ठीक है, ए एम आ गया हमारा। तो ए एम हमारा कितना आ गया बच्चे 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकल गया था √3/2 दैट इज 5 √3 ये आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल जो बेस निकलेगा, जो हमारे पास बेसिकली ये टोटल बेस निकलेगा, ये ए बी कितना निकल गया, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम। ए एम कितना निकला है हमारे पास बच्चा, ए एम हमने जब निकाला है, ए एम हमारा 5 निकला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 5, तो 10 आ गया हमारे पास ए बी। हाइट जो हमारा ओ एम है वो आ गया 5√3। तो अब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना बन गया पूरा 10, एंड हाइट कितनी बन गई 5√3, 5√3, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे इसे, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें तो एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए था, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ। अब एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास क्या निकलेगा, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था 10, ये निकल जाएगा यहाँ से। 60 बाई 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 इंटू 22/7 को एक काम करते हैं यहाँ 3.14 ले लेते हैं इंटू 100, है ना, यही आ गया। तो 314/6 आ गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। डन है। तो कुछ अगर जो टफ है भी तो सिर्फ यही पार्ट है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, बहुत आसान हो जाएगा, या तो पाइथागोरस से होगा या ट्रिग्नो से हो जाएगा। एंगल गिवन है तो ट्रिग्नो लगाओ, सबसे आसान रहेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना वो अलग अलग फॉर्म है, कंसेप्ट यही लगेगा सब में, मतलब उसमें हर किसी में हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर के कंसेप्ट से ही निकलेगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं।
अगर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, अगर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है और मुझसे इसका एरिया पूछा जाता है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? अगर ये स्मॉल रेडियस r है, बड़ा रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दो तो ये निकलेगा कि नहीं? तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ दिस रिंग निकल जाएगा। क्लियर बात है ये? इसके अलावा और सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, समझ रहे हो? कंसेप्ट यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई और कंसेप्ट तो नहीं है। अगर किसी तुम्हें याद है कुछ और है जो बताने का है तो बता दो, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, वरना वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सारे हो ही जाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर वो लिखा हुआ, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हॉर्स वाला क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के यहाँ पर एक हमने हॉर्स को टाई कर दिया और उसको जिस रोप से टाई किया, उस रोप की लेंथ मान लो 5 मीटर्स है, तो वो कितना एरिया घूम पाएगा? तो क्या होगा? रेडियस आ गया। तो ये सेक्टर बन गया एक तरह से, एंगल 90 डिग्री, ये पूरा सेक्टर बन गया कि नहीं? रेडियस आ गया 5 मीटर, एंगल आ गया 90, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर से एरिया आ जाएगा कि नहीं? अब फिर पूछें कि भाई नहीं, अगर मैं रस्सी लंबी कर दूं तो एरिया इंक्रीज़ कितना होगा? अगर मैं रस्सी को 5 की जगह अब 10 मीटर्स कर देता हूं, मान लो यहाँ तक आ गया अब ये 10 मीटर, तो वो इतना एरिया में घूम पाएगा। अब तो इंक्रीज़ इन एरिया पूछा है, तो नया एरिया, एंगल तो सेम 90 बाई 360 इंटू पाई 10 मीटर का स्क्वायर, उसमें से पुराने एरिया को माइनस करो, तो ये हमारे पास इंक्रीज इन एरिया निकलाएगा। समझ में आई? तो कंसेप्ट यही लगेगा, कंसेप्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, सिर्फ ये रहेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डन।